अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री 2016 के एमसीक्यू को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें एमसीक्यू नंबर 1 में पूछा गया है द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम इन दिस मॉलिक्यूल। इसमें हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और NH3। ये 4 मॉलिक्यूल दिए गए और पूछा जा रहा है कि इनमें से बॉन्ड एंगल किसका मैक्सिमम है। तो आइए हम बॉन्ड एंगल को यहाँ डिस्कस करते हैं। तो हमारी बुक की अगर हम बात करते हैं, पेज नंबर हमारी टेक्स्ट बुक का 143 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, जिसमें हमारे पास BeCl2, C2H2, कार्बन डाइऑक्साइड और CS2, इनका जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री है। जबकि BF3, C2H4, SO2, CO3-2, इनका जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री है। इसी तरीके से CH4, NH3, वाटर, CCl4, CBr4, इनका जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री है इलेक्ट्रॉन रिपल्जन थ्योरी के मुताबिक। तो अब यहाँ हमारे पास ऑप्शन में CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और NH3 है। तो जैसा कि हमारे पास जो है वो CH4, NH3 और वाटर, इनका जो इलेक्ट्रॉन रिपल्जन थ्योरी के मुताबिक जो बॉन्ड एंगल है वो 10109 डिग्री है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री है। मींस कार्बन डाइऑक्साइड का जो बॉन्ड एंगल है वो CH4, NH3 और H2O के मुकाबले में क्या है, ज़्यादा है। तो बॉन्ड एंगल CH4, NH3 और H2O का 109 है इलेक्ट्रॉन रिपल्जन थ्योरी के मुताबिक, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री है। जबकि तो इसका मतलब हमारे इस MCQ का जो करेक्ट आंसर है, बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। इसी तरीके से CH4, H2O और NH3 का जो बॉन्ड एंगल है वो इलेक्ट्रॉन रिपल्जन थ्योरी के मुताबिक 109 है। जबकि हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक अगर हम बात करें तो बॉन्ड एंगल जो है NH3 का 107 डिग्री होता है, CH4 का 109.28 डिग्री होता है और वाटर का 104.5 डिग्री होता है। यह हाइब्रिड ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक, हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट के मुताबिक। उस लिहाज से भी सबसे मैक्सिमम जो बॉन्ड एंगल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है, क्योंकि उसकी शेप लीनियर होती है 180 डिग्री। MCQ नंबर 2 में पूछा जा रहा है गैसेस बिहेव आइडियली एट दिस कंडीशन। कौन सी कंडीशन होती है जिस पर गैसेस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट याद रखें कि रियल गैस और आइडियल गैस में एक जो बेसिक बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि रियल गैसेस में गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान मामूली सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन मुमकिन होती है। जबकि आइडियल गैस में हम सपोज करते हैं कि हर गैस का मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंट है, ना उनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ना ही उनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ रिपल्जन है। लिहाजा कि कोई भी रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव कब करेगी, तो हम ये कहेंगे कि वो गैस के मॉलिक्यूल दूर से दूर हो, ताकि उनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन ना हो। तो मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करने के लिए हमें क्या रखना होगा, प्रेशर कम रखना होगा और टेम्परेचर ज़्यादा रखना होगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे गैस के मॉलिक्यूल दूर हो जाएंगे और प्रेशर कम करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल और दूर हो जाएंगे और उनका जो बर्ताव होगा वो बिल्कुल आइडियल गैस की तरह होगा। वो इतना दूर होंगे कि उनके दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्जन ना होने के बराबर है, क्योंकि फासला इनके दरमियान बहुत ज़्यादा होगा। तो हमारे इस MCQ में पूछा जा रहा है गैसेस बिहेव आइडियली एट दिस कंडीशन। कौन सी कंडीशन पे गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो, मतलब प्रेशर कम होना चाहिए और टेम्परेचर ज़्यादा हो, ताकि गैस के मॉलिक्यूल और ज़्यादा दूर हो। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ दिया हुआ है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तीसरा MCQ है गिलास कौन सा सॉलिड है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि एक ऑप्शन है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा ऑप्शन दिया गया है एमॉर्फस सॉलिड, तीसरा ऑप्शन है कोवेलेंट सॉलिड और फिर आयनिक सॉलिड। तो आइए हम अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड की कुछ एग्जांपल हैं। जिसमें एक एग्जांपल हमारे पास एक गिलास है, दूसरा प्लास्टिक है और फिर रबर है। एमॉर्फस सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डेफिनेट शेप के अंदर पैटर्न में अरेंज नहीं होते। तो याद रहे कि गिलास जो एग्जांपल है वो एमॉर्फस सॉलिड की है। अगर पेपर में गिलास के बजाय प्लास्टिक का ऑप्शन होता तो भी आप एमॉर्फस सॉलिड को सेलेक्ट करेंगे, अगर रबर होगा तो भी क्या करेंगे, एमॉर्फस को सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से शुगर, एलम, मेटल और डायमंड,
ये चार ऑप्शन अगर दिए हुए होंगे तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि शुगर, एलम, मेटल और डायमंड ये चारों जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड की एग्जांपल है ग्लास, प्लास्टिक, रबर। तो यहां हमें इस एमसीक्यू में पूछा गया है गिलास क्या है, तो गिलास हमारे पास करेक्ट है एमॉर्फस सॉलिड। अगर इसकी जगह प्लास्टिक और रबर पूछा जाता तो भी यही करेक्ट होता, और इसी तरीके से क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल भी मैंने आपको बुक के पेज के रेफरेंस से बताई। फिर एमसीक्यू नंबर 4 में कहा जा रहा है बॉन्ड एनर्जी इज ग्रेटेस्ट फॉर। बॉन्ड एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, CH4 जिसमें कार्बन कार्बन की बॉन्ड की बात है, ऑक्सीजन, N2 और Cl2 की बात हो रही है कि इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? किसी भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो आइए हम टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 122 पर बढ़ते हैं, जिसमें हमें एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो बॉन्ड एनर्जी होती है 347। कार्बन कार्बन के दरमियान अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो ये बॉन्ड एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है 598 किलो जूल पर मोल, यानी इसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है। कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो 820। Cl क्लोरीन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड 242, ऑक्सीजन के दरमियान 498 और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है और इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है 946 किलो जूल पर मोल। इसी तरीके से इस चार्ट को यहाँ डिस्कस किया है तो आप एमसीक्यू के लिहाज से ये बॉन्ड डिस्टेंस भी जरूर याद रखें, क्योंकि ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो कार्बन कार्बन के दरमियान जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो बॉन्ड डिस्टेंस होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल पे 1.34 एंगस्ट्रॉम, ट्रिपल पर 1.20 एंगस्ट्रॉम। इसी तरीके से क्लोरीन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो 1.99 एंगस्ट्रॉम, ऑक्सीजन के दरमियान जब डबल बॉन्ड है तो 1.21 एंगस्ट्रॉम और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो 1.10 एंगस्ट्रॉम है। तो ये बॉन्ड डिस्टेंस भी एमसीक्यू के लिहाज से काफी अहमियत रखते हैं। और बॉन्ड एनर्जी जैसा कि हमने इस चार्ट में देखा है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की है 946 किलो जूल पर मोल। तो इस एमसीक्यू में बॉन्ड एनर्जी इज ग्रेटेस्ट फॉर, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा N2 नाइट्रोजन, क्योंकि इनके दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है और सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी है। एमसीक्यू नंबर 5 में द बर्क प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम व्हिच आर इजीली मेजरेबल आर नोन एज। वो प्रॉपर्टी किसी भी सिस्टम की जो बआसानी मेजर हो जाती है उन्हें हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। जैसे टेम्परेचर होता है जो थर्मामीटर से बआसानी मेजर हो जाता है तो वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की एग्जांपल होगा। फिर अगले एमसीक्यू नंबर 6 में द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्सपोनेंट 3, याद रखिए ये 3 यहाँ मिसप्रिंट है, ये नीचे नहीं है, ये पावर की शक्ल में है इस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिएगा, कोई भी एक्सपोनेंट अगर आपको दे दिया जाए और एक्सपोनेंट के साथ आपसे उसकी पावर जो होती है वो उसका कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा कि हम टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें यहाँ कुछ एग्जांपल दी गई है। एक्सपोनेंट 3 जैसे 1000 है ना, इसका एक्सपोनेंट 3 बनेगा तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है। 100 है, इसका एक्सपोनेंट 2 होगा तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है। 10 है तो इसका ऊपर पावर 1 होगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स 1। 1 है, अगर 1 का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाए तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा 0। 0.1 का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाएगा तो -1 होगा। 0.001 ये एक्सपोनेंट -3 बनता है और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है -3। तो याद रहे कोई भी नंबर हो और उस नंबर के साथ कोई भी पावर लगी हुई, एक्सपोनेंट के ऊपर जो भी पावर होगी वो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। और ये अच्छे तरीके से याद रखिएगा, 1 जो होता है वो एक्सपोनेंट 0 होता है और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या होगा, 0 होगा। ये बासानी याद रखना है। तो हमारे पास जो एमसीक्यू है द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपोनेंट 3, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, 3 होगी। दिस मॉलिक्यूल हैज 0 डाइपोल मोमेंट। यहाँ हमें 4 मॉलिक्यूल दिए गए हैं जिसमें NH3, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये बाकायदा हमें ऑप्शन HCl ये हमें गिवन है और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसकी डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 है। तो इसके लिए हम अब आते हैं अपने बुक के टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 127 पर, जहां में एक चार्ट बनाया हुआ है। याद रखिएगा अगर मॉलिक्यूल डायटोमिक हो और दोनों सेम हो तो उसकी डाइपोल मोमेंट 0 होती है, 0 0। और अगर मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक हो और अगर उसकी शेप सिमेट्रिकल होती है तो भी उसकी डाइपोल मोमेंट होती है 0। कार्बन डाइऑक्साइड है, देखो यहाँ मेंशन है, इसकी डाइपोल मोमेंट 0 है। हाइड्रोजन फ्लोराइड, आपको इन डाइपोल मोमेंट की फर्स्ट ईयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सी डाइपोल मोमेंट है और किसकी नहीं है। तो ये डायटोमिक है और दोनों एटम जो है सेम नहीं है, लिहाजा इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी। और इसी तरीके से C6H6 की भी डाइपोल मोमेंट क्या है, 0 है। तो यहाँ हमारे पास H2
Cl2, CCl4 और कार्बन डाइऑक्साइड, इन चारों की डायपोल मोमेंट जीरो है। बेंजीन C6H6 की डायपोल मोमेंट भी जीरो है। बाकी रिमेनिंग मॉलिक्यूल उनकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू मेंशन है, जो कि आपने याद नहीं करनी, सिर्फ मालूम होना चाहिए कि इसकी डायपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो हमारे पास द मॉलिक्यूल हैज जीरो डायपोल मोमेंट, तो इन चारों ऑप्शन में से कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि हमने चार्ट में देखा, इसकी डायपोल मोमेंट जीरो है। नंबर 8, द मोलरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम NaOH डिसॉल्व इनटू 1 dm क्यूब सोल्यूशन। मोलरिटी क्या होती है? किसी भी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल को 1 dm क्यूब ऑफ सॉल्वेंट में क्या कर दिया जाए? डिसॉल्व कर दिया जाए, तो उसे कहते हैं मोलरिटी। तो 20 ग्राम NaOH जो होता है, देखिए याद रखिएगा, NaOH का जो एक मोल होता है वो 40 ग्राम के बराबर होता है, और यहाँ 20 ग्राम है, इसका मतलब इसका आधा मोल है। अगर आधे मोल को 1 dm क्यूब में अगर हम डिसॉल्व करते हैं तो इसका मतलब इसकी मोलरिटी कितनी होती है? हाफ होगी, 0.5। इसी तरीके से नंबर 9 में कहा जा रहा है द ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर दिस मॉलिक्यूल। किस मॉलिक्यूल के लिए ऑक्टेट रूल वैलिड नहीं है? याद रखिएगा, हाइड्रोजन जो है ना, इसके पास पहले एक ही मेन शेल है, और पहले मेन शेल में इलेक्ट्रॉन की जो रिक्वायर्ड होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, लिहाजा ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। ऑक्टेट रूल के मुताबिक किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो हाइड्रोजन जो है इस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। इसी तरीके से MCQ नंबर 10 में पूछा गया है द यील्ड ऑफ अमोनिया इज फेवर्ड बाय, कौन सा प्रोसेस है जिसमें अमोनिया की जो फॉर्मेशन होगी हेबर प्रोसेस के जरिए फेवर्ड होगी? तो आइए हम इसके लिए टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 180 की तरफ बढ़ते हैं, और जिसमें हमारे पास जो है वो हेबर्स प्रोसेस है, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की इक्वेशन है। याद रहे, ये लीच एडलर्स प्रिंसिपल के मुताबिक ये एक्सोथर्मिक है, और लीच एडलर प्रिंसिपल के मुताबिक एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर क्या रखना होता है? हमें कम रखना होता है ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। और ये जो रिएक्शन है ये डिक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन है, और डिक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन में हमें प्रेशर हाई रखना होता है ताकि रिएक्शन जाए फॉरवर्ड। तो इस इक्वेशन को देखने के बाद हमें आइडिया हुआ कि प्रेशर हाई रखना होगा और एक्सोथर्मिक है, लिहाजा टेम्परेचर हमें लो रखना होगा। लीच एडलर्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लेक्चर्स को आप बहुत जल्द आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत जल्द हम इसको वीडियो की शक्ल में एक्सप्लेन भी करेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ देखा, इसमें हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर रखना होगा, क्योंकि ये रिएक्शन डिक्रीजिंग वॉल्यूम है और एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर हमें लो रखना होगा। दिस आइन हैज ग्रेटर डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। याद रखिएगा, ग्रेटर डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, जिस आइन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होता है उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है? उतनी ही ज्यादा होती है। तो यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें सोडियम के ऊपर +1 है, मैग्नीशियम के ऊपर 2, पोटेशियम के ऊपर +1 है, और एल्यूमिनियम के ऊपर +3। तो यहाँ हमें सीधा सीधा आंसर मिल रहा है। लेकिन अगर कोई 2 ऐसे आइन हो जिसके ऊपर चार्ज सेम हो, तो उस कंडीशन में ऐसा आइन जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है, जिसकी साइज छोटी होती है, उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है? ज्यादा होती है। तो याद रखिएगा, अगर आपको MCQ में कोई ऐसे 2 ऑप्शन मिल जाए जिसमें 2 आइन के ऊपर चार्ज सेम हो, तो आप उसको सेलेक्ट करोगे जिसके ऊपर जो है वो जिसका साइज जो है वो कम हो। नंबर 12, द वॉल्यूम ऑफ 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल ऑफ N2 गैस एट STP। हमें कहा जा रहा है नाइट्रोजन गैस है, STP पर उसका वॉल्यूम कितना होगा? याद रखिएगा, एक मोल जो होता है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स, और उसका जो वॉल्यूम होता है STP पर 22.4 होता है। जैसा कि यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.02 एक्सपोनेंट 23 के मुकाबले में आधे दिए गए हैं, इसका मतलब यहाँ ये 1 मोल नहीं है, ये आधा मोल है। और 1 मोल का जैसा हमने कहा STP पर जो वॉल्यूम होता है 22.4 dm क्यूब होता है, तो ये आधा मोल है। तो आधे मोल का वॉल्यूम क्या होगा? 22.4 का हाफ होगा, तो लिहाजा इसका आंसर होगा 11.2 dm क्यूब। MCQ नंबर 13 में रेट इक्वेशन हमें दी गई है, रेट बराबर है K और अमोनिया के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। कीपिंग द अदर कंडीशन सेम, कह रहा है कि बाकी सारी कंडीशन सेम रखनी है। इफ द कंडीशन ऑफ NH3 इज इंक्रीज बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, देन द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन X विल बी। यहाँ देखिए, रेट और इसके दरमियान जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है और स्क्वायर का है। कह रहा है कि अगर अमोनिया की इनिशियल कंसंट्रेशन को अगर हम 4 गुना बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेगा? तो यहाँ अमोनिया की जगह 4 रखें तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। तो इस इक्वेशन के मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो 16 टाइम्स उसमें क्या होगा? इजाफा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 16। नंबर 14 में दिस इज नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो आइए इसके लिए हम आते हैं टेक्स्ट बुक के
पेज नंबर 156 पर, जिसमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की एग्जांपल है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड ना करे, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की एग्जांपल हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है, जिसमें मास, वॉल्यूम, मोल नंबर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये एग्जांपल हैं जो कि आपको अच्छे से याद रखनी है। तो हमारे पास यहाँ एमसीक्यू में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो जैसा कि हमने बुक में देखा, विस्कोसिटी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। फिर आगे पूछा जा रहा है द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन विल बी मैक्सिमम फॉर दिस केसी वैल्यू। हमें यहाँ केसी की वैल्यू दी गई है, एक्सपोनेंट -13, 0.1, 10 और एक्सपोनेंट 3। तो जिसकी एक्सपोनेंट की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी जो होता है वो उतना ही ज्यादा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर एक्सपोनेंट 3। नंबर 14, दिस हाइड्रोजन हैलाइड हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं ना, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा उसका आयनिक कैरेक्टर होगा। तो इस एमसीक्यू की डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए हम आते हैं टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 130 पर, जिसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड की बॉन्ड एनर्जी 565 दी गई है, हाइड्रोजन क्लोराइड की 431, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की 3 और हाइड्रोजन आयोडाइड की 299 ये वैल्यू दी गई है। जो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी जिसकी होगी उसका आयनिक कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा होगा। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड की सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है, इसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड और फिर हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इस एमसीक्यू में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है, हाईएस्ट पूछा जा रहा है तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, और अगर लोएस्ट पूछा जाएगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड। फिर पूछा जा रहा है दिस हैव द लो वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इनमें से कौन सा रिएक्शन है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम होती है। तो याद रखिएगा कि जो रिएक्शन जितना ज्यादा फास्ट होगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी उतनी ही कम होगी। तो फास्ट रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम होगी। अगर आपको हमारे ये लेक्चर समझ में आया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो कि सिंह बोर्ड टीचिंग के नाम से है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।